साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में होने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो अन्य एग्ज़ामों में भी महत्वपूर्ण है और पेट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से विविध पहलुओं से संबंधित प्रश्न है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, साम्यवादी है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी निजीकरण भी हो और सरकार का भी सेक्टर हो, उसमें जो है सरकार की भी कंपनियां हों, दोनों अपने अपने ढंग से काम करते हों, यानी मिश्रित एरिया का मतलब होता है दोनों का समान प्रकार से अस्तित्व हो, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो भारत की गिनती आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का तात्पर्य होता है जिसमें क्या होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसमें से हमें बताना है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। कुल श्रम शक्ति का 54% भाग। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो एनएसएसओ प्रकाशित करता है, यानी ये एनएसएसओ इसका जो है डेटा प्रकाशित करता है। ये एनएसएसओ से तात्पर्य क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो यह जो है बेरोजगारी के आंकड़े को प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म जो है इनमें से सभी पाई जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। अदृश्य बेरोजगारी से तात्पर्य होता है कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसी काम में पूरा फैमिली लगा हो, जैसे जितने भी लोग हों तो वो उसमें लगे हुए हों, तो ये जो है अदृश्य बेरोजगारी होती है। और सबको लगेगा कि वह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो वह एक व्यक्ति का ही काम था, तो लेकिन पूरा परिवार उसमें मेहनत कर रहा है और उसमें लगा है, तो यही अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ये इनमें से सभी बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। तो उपयुक्त दोनों बेरोजगारी जो है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक है? तो दोनों बेरोजगारियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वर्तमान समय में जो है शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही अत्यधिक और प्रबल रूप में बढ़ रही है, क्योंकि नौकरियों का अभाव है
और जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नौकरियां होनी चाहिए उनकी भी मात्रा कम है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ये जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। उपयुक्त में से ये विकल्प सही हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, क्योंकि उत्पादन क्षमता में जिस देश की अत्यधिक उत्पादन क्षमता होती है तो वहाँ क्या चीज़ नहीं होता, वहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ही कम मात्रा में होती है। भारत जैसे विकासशील देश में संरचनात्मक बेरोजगारी प्रबल रूप में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वैश्वीकरण का अर्थ है तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये जो है ग्लोबलाइजेशन है। यानी हम अपने देश को किसी अन्य देश के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे जब जुड़ जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है तो 2100 कैलोरी यह जो है अंतर्ग्रहण है जो निर्धारित की गई है नगरीय क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। अगले क्वेश्चन की बात करें, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या NSSO के आधार पर यह निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो DD लाकड़ावाला जो हमारी समिति है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग DT लाकड़ावाला का सूत्र का प्रयोग करता है। तो हमारा जो है उपयुक्त विकल्प हो जाएगा C। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब का मदद करना। इस अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से और PDS के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लोगों तक अनाज पहुंचाया गया, उस गरीब तक जो सबसे निचले पायदान पर है उसकी मदद के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य जो था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, कोई भी भूखा न सोए, सबको अनाज मिले, और कुपोषण की समस्या उस समय भी थी। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो ये जो है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंक जो है गोवा में है, यानी गोवा में बहुत कम ही गरीब हैं इन कंपेरिजन टू जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के। निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। हालांकि अब स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार है, तो पूछा जाए भारत का इथोपिया कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो IRDP, ट्राइसेम
NREP, ये सभी भारत में गरीबी दूर करने हेतु संबंधित हैं। तो ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाए गए, जिसमें यदि हम देखें तो IRDP का क्या तात्पर्य है? IRDP इसका तात्पर्य है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला देखें यदि हम ट्राइसेम, तो ट्राइसेम का तात्पर्य है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण ट्राइसेम के अंतर्गत होता है। NREP का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसका तात्पर्य होता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार विकास कार्यक्रम। तो इनमें से सभी ग्रामीण भारत की गरीबी के दूर करने हेतु योजनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, कथन है, और इसका कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? A और R दोनों सही हैं, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन उसकी कथन की व्याख्या कारण नहीं करता। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। दोनों अलग अलग बात है और सही बात है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे जो प्रकाशन करता है, कौन प्रकाशन करता है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मानव विकास सूचकांक की HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक। तो इसमें जो है ये मानव विकास सूचकांक के किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये जो है हमारे महबूब उल हक जी द्वारा दिया गया। लेकिन जो अमर्त्य सेन जी हैं, जो भारत के थे, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, तो अमर्त्य सेन ने मानव क्षमताओं पर अपने जो काम किया, उसमें जो महबूब उल हक द्वारा दिए गए काम थे या उनके द्वारा किए गए जो नियम थे, उसका इस्तेमाल किया। तो हक का जो मानना था कि सार्वजनिक विकास को शिक्षाविद और राजनेताओं को समझाने के लिए मानव विकास की एक सरल समग्र उपाय की आवश्यकता थी, जिसे न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि उसके साथ साथ मानव कल्याण में भी सुधार के लिए विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, तो इन्होंने हक के द्वारा किए गए काम का अपने उसमें उपयोग किया। तो इसलिए ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर, यह जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। बाकी स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यह सभी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हैं। मानव विकास सूचकांक की HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये मानव विकास सूचकांक का आधार है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया?
तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। तो ये यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट है, जो पुरानी रिपोर्ट है उसके आधार पर मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। वह स्थिति आज भी बरकरार है। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत में 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य, तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, तो ये जो है शैक्षिक विकास सूचकांक के अंतर्गत उच्चतम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात जिसमें बंद हो जाए वो बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, तो कृषि की विशेषता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, तो इन सभी पर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। बिहार, उड़ीसा, झारखंड से अधिक जो है गरीबों का प्रतिशत है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो निर्धनता के स्तर का आकलन किस तरीके से किया जाता है? तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि यहाँ युवा आबादी ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो यानी श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए, यही सबसे उपयुक्त विकल्प है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का प्रमुख मुख्य कारण है, तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा हरित सूचकांक को विकसित किया गया था, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो मनमोहन सिंह को इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि PV नरसिम्हा राव की सरकार में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। भारत की जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसको ओपन इकोनॉमी किया गया था, तो LPG के तहत इसको किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके तहत जो है, और इसका श्रेय जो है उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जाता है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर B। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विश्व में कोई संबंध नहीं होता? तो ये बंद अर्थव्यवस्था क्या है, जहां आयात निर्यात कुछ भी नहीं होता। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में इस आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो साथियों, ये रहा हमारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।